हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म तथा लवण के लघु त्रिय प्रश्न लेकर आए। दोस्तों, इसका अति लघु त्रिय प्रश्न चैनल पर डाला हुआ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाकर आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लघु त्रिय प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि देखिए, निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो देखिए, पहला का उत्तर हो जाएगा। पहला में देखिए पदार्थ इधर दिया, इधर अम्ल पूछ रहा है। देखिए, नींबू का रस में पूछ रहा है तो नींबू का रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखिए, इमली में पूछ रहा है तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में पूछ रहा है तो सिरका में देखिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी की गोली में पूछ रहा है तो विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। पाँचवा पूछ रहा है खट्टा दूध में, तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो ये दोस्तों इधर था पदार्थ, इसका अम्ल का नाम था। ठीक, तो ये हो गया पहला का उत्तर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखे, यानी इधर अम्ल लिखा हो, इधर आणविक सूत्र लिखना। ठीक, तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है H2SO4। देखिए, नाइट्रिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है HCl। अगला देखिए, अगला है फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है H3PO4। अगला देखिए, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। तो ये दोस्तों आपका हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तीसरा नंबर क्या है कि क्या होता है जब तीसरा नंबर में देखिए ABCD में क्वेश्चन है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है। बी में तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। सी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ होती है। डी में तनुक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होती है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए का कि जब तनुक सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ता से अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट या लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए, जिंक का हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करें? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? तो देखिए, जिंक सल्फेट बना, क्या चीज बना? जिंक सल्फेट, जो कि एक लवण, जो कि क्या चीज? लवण। और देखिए, हाइड्रोजन गैस निकला, और क्या चीज निकला? हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया आपका ए का उत्तर। बी का उत्तर देखिए क्या चीज कि जब तनु हाइड्रोलिक अम्ल को मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी देखिए, मैग्नीशियम के साथ किसका अभिक्रिया करवाया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यानी HCl का। तो देखिए, बना मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या चीज बना? मैग्नीशियम क्लोराइड। और H2 गैस निकला। क्या चीज निकला? H2 गैस। तो ये हो गया आपका बी का उत्तर। सी नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोला कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ कराया जाता है तब एल्युमिनियम सल्फेट का लवण के रूप में प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी देखिए, कहने का मतलब इसका क्या है कि जब एल्युमिनियम का हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, जो ये भी एक का चीज लवण है। और देखिए, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया आपका सी का उत्तर। अब डी का देखिए कि उत्तर क्या चाहिए कि जब लोहा को तनुक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरस सल्फेट का लवण तथा गैस मुक्त है। यानी देखिए, लोहा का संकेत होता है ये फिर। तो देखिए, लोहा का अभिक्रिया किसके साथ करवाया? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो देखिए, फेरस सल्फेट बना, यानी जो कि एक का चाहिए लवण, एक का चाहिए लवण। और देखिए, हाइड्रोजन गैस निकला, और क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया आपका डी का उत्तर। दोस्तों, ये आपका तीसरा नंबर में डी तक क्वेश्चन था, तो डी तक आंसर हो गया। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का क्या था? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा वैसे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होते। कौन सा रूप से? आंशिक रूप में। आंशिक मतलब हल्का सा, आंशिक मतलब थोड़ा सा आयनित होती है, दुर्बल अम्ल कहलाते। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। वे भस्म जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड देते हैं तो वह दुर्बल भस्म कहलाते। क्या कहते हैं? दुर्बल भस्म या क्षार कहलाते हैं। दुर्बल भस्म आंशिक रूप से आयनित होने के कारण इसमें जलीय विलयन H+ आयनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इस कारण इसकी विद्युत चालकता क्या होती है? कम होते। तो ये दोस्तों आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए ABC इसमें भी है कि पाँचवा के क्वेश्चन का बोल रहा है कि परबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल भेद बताएं। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा परबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल भेद। तो देखिए, परबल अम्ल किसको कहते हैं? वे अम्ल जो जल में लगभग पूर्णता आयनित हो जाए, यानी पूर्णता कहने का मतलब टोटली घूम जाए, यानी पूरी का हो जाए, घुल जाए, और घुल कर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कौन सा आयन प्रदान करता है? हाइड्रोजन। तो उसे परबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? परबल अम्ल कहते हैं। तो देखिए, परबल अम्ल का एग्जाम्पल है HCl, HNO3, H2SO4। ये सब परबल अम्ल का एग्जाम्पल है। किसका? अब देखिए, सांद्र अम्ल। तो जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी जब विलयन में अम्ल की मात्रा क्या अधिक, तो यानी उसमें जल की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो जिस विलयन में जल की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आपका सांद्र अम्ल और प्रबल अम्ल में अंतर। देखिए, सांद्र अम्ल का एग्जाम्पल दिया है H2SO4, HNO3, CH3, CO2। ये सब जल नहीं इनमें होते हैं, यानी इसमें देखिए एकदम जल नहीं के बराबर होती है। ठीक, तो ये बोले ना कि जिसमें जल की मात्रा कम उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। देखिए, इसमें जले नहीं होती, इसमें जले नहीं होता है। देखिए, H2SO4 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये काज करता है? त्वचा को जला देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना तेजाब। तो ये हो गया दोस्तों आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन का ए का आंसर, ए का आंसर। अब देखिए, बी नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि परबल भस्म और दुर्बल भस्म में भेद बताए।
तो देखिए प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म में, तो वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, दुर्बल भस्म। अब देखिए प्रबल भस्म किसको कहते हैं, तो ये भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे दुर्बल भस्म कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं। भलो देखिए इसका एग्जाम्पल जो लिखा हो दोस्तों उल्टा हो गया। देखिए ये इसका जो प्रबल भस्म है, प्रबल भस्म के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा था, ठीक। आइए देखिए जो दुर्बल भस्म है उसका एग्जाम्पल नीचे में लिखा था, ठीक। तो देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा उल्टा हो गया टाइपिंग में, तो दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इसको काज कर लीजिएगा, इसको चेंज कर लीजिए, इसको ऊपर कर लीजिएगा, ऊपर वाला के नीचे में लिख लीजिएगा, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन काज बोला, कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न कैसे होता है। यानी कार्बोनेट यानी देखिए बोला आम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणामस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है तथा उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समानतः उदासीनीकरण इस प्रकार लिख सकते, क्षार प्लस अम्ल मिलकर लवण और जल बनता है, तो इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बोला कि काची को कार्बोनेट को गर्म करना, किसको, कार्बोनेट का उदासीनीकरण। तो देखिए बोला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी देखिए ये भी कार्बोनेट का अथी है ना, तो इसी को देखिए ऑक्सीकरण कर रहा है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हुआ है। यानी देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे, कैसे करेंगे, गर्म, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा। यानी सोडियम कार्बोनेट का मतलब N2CO3 में टूट जाएगा, N2CO3 में टूट जाएगा। और देखिए काची होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला और काची निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगा। और देखिए काची जल निकलेगा और काची निकलेगा, जल में विघटित। यानी देखिए कार्बोनेट को हम लोग काची किए, उदासीनीकरण के, तो देखिए Na2CO3 निकला, CO2 निकला, H2O निकला। ये अम्लीय प्रकृति है, यानी जो NO2CO3 होते हैं ये अम्लीय प्रकृति होते हैं, ठीक दोस्तों। अब अगला देखिए बोला क्षारक को अम्ल की अभिक्रिया के समान धातु को ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अर्थात धातु ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। देखिए काची बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को होता है CaOH के होल 2, CaOH के होल 2, OH के होल 2। देखिए इसमें सही से नहीं लिखा रहा, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, इसको काची बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, यानी CH के होल 2 के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ काची करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया करने से बोला क्या चीज़ कि लवण और जल का निर्माण होता है। चूँकि यह क्षारक लवण के बीच के होने वाले अभिक्रिया के समान, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति को। तो इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न होता है। तो दोस्तों यह हो गया आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन का उत्तर, किसका, 6ठा। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीएच प्रतीक में P तथा H क्या संकेत करते हैं, पीएच स्केल क्या सूचित करते हैं। तो देखिए साधारण सूचक द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान तो हो सकती है, लेकिन यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि अम्ल तथा भस्म पर प्रबल कितना है। अम्ल की शक्ति उसके H+ आयन प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करती है, अतः किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करती है। किसी विलयन में H+ आयन सांद्रता निर्धारण करने के लिए साइंस ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है, ठीक दोस्तों। पीएच स्केल किसे कहा जाता है, समझ में आ गया। बोला पीएच स्केल से स्पष्ट है कि उदासीन के विलयन का पीएच मान 7 के बराबर। देखिए आगे इसमें बोला कि पीएच मान 1 उच्च अम्लीयता को दर्शाता है, पीएच मान 3 उससे कम अम्लीयता को दर्शाता है, पीएच मान 6 बहुत कम अम्लीयता को दर्शाता है, पीएच मान 7 अधिक विलयन की क्षारीयता को दर्शाता है। पीएच प्रतीक में पी की व्युत्पत्ति पोटेंट से हुई, जिसका अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार पीएच मान विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है। यानी जो पीएच मान है जो विलयन का हाइड्रोजन आयन को, यानी पी में जो H होता है ना, वो विलयन के हाइड्रोजन के आयन को निरूपित करता है। अतः किसी विलयन में पीएच मान उससे उपस्थित H+ आयनों की संख्या सांद्रता के लघु गुणक या ऋणात्मक मान है। तो दोस्तों ये हो गया आपका 7वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए काच बोला कि 5 विलयन ABCDE को यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर इन विलयन का पीएच क्रमशः 3, 1, 12, 7 तथा 9 पाया गया। इनमें कौन विलयन पहला उदासीन है, कौन विलयन दूसरा प्रबल क्षारीय है, कौन विलयन प्रबल अम्लीय है, चौथा पूछा कौन विलयन दुर्बल अम्लीय है, पांचवा पूछा कौन विलयन दुर्बल क्षारीय। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोला कि 5 विलयन ABCDE है, जिसका देखिए दिया पीएच मान। तो देखिए ए का पीएच दिया 3, बी का दिया 1, सी का दिया 12, डी का दिया 7 और ई का आपका दिया 9। देखिए ई का दिया आपका कितना 9, डी का दिया 7, बी का दिया 12, सी का दिया 12, बी का दिया 1, देखिए बी का 1 दिया और ए का 3 दिया। तो देखिए पीएच मान दिया, क्या चीज़ दिया, पीएच मान। तो देखिए पहले पूछ रहा कि उदासीन कौन। तो देखिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा उदासीन कौन। तो देखिए उदासीन वही होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। तो देखिए उदासीन पीएच मान किसका 7। तो 7 देखिए किसका, तो 7 देखिए पीएच मान आपका किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा, किसका, डी का। तो देखिए पहला को तो हो जाएगा डी, पहला का डी उदासीन विलयन। दूसरा हम काचे पूछा परवल क्षारी कौन है। तो देखिए परवल क्षारी उसको बोलते हैं जिसका पीएच मान जितने ज़्यादा हो उतने परवल क्षारी। तो देखिए इसमें पीएच मान सबसे ज़्यादा किसका है, 12 का, किसका, 12 का। तो देखिए तो 12 किसका है, तो 12 देखिए आपका डी का, किसका, डी का। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा डी, नहीं सी का आंसर है। 12 किसका है, सी का। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सी। देखिए दूसरा का आंसर सी,
यानी सी बिलियन है जो का चाहिए परवल क्षारीय। अब देखिए तीसरा पूछ रहा परवल अम्लीय है कौन, तो परवल अम्लीय देखिए परवल अम्लीय उसको बोलते हैं जो अम्ल में जितने पीएच मान कम होगा वो उतना ही परवल होगा। तो देखिए सबसे कम पीएच मान किसका, एक का, किसका, एक का, तो एक वाला यानी एक वाला जो बिलियन होगा, एक किसका बिलियन है, तो एक बिलियन है बी का, तो परवल अम्लीय कौन होगा, बी, यानी तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, किसका, तीसरा का आंसर बी होगा। देखिए तीसरा का आंसर बी है। चौथा क्वेश्चन का बोला कि दुर्बल अम्लीय कौन है, तो देखिए जिसका पीएच मान 7 से जितने सटल होगा उतना ही दुर्बल होगा, 7 से जितना ही सटल होगा उतना ही दुर्बल होगा। तो देखिए इसमें देखिए 7 से जितना सटल है यानी 3 एक 7 से सटल, ठीक। तो देखिए दुर्बल अम्लीय हो जाएगा आपका कौन सा, ए, यानी ये वाला बिलियन हो चुका चाहिए दुर्बल अम्ल, कौन सा, दुर्बल का, किसका पीएच मान 3 है, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा कि दुर्बल क्षार कौन है, तो देखिए जिसका 7 से जितने सट्टल मान होगा यानी 7 से अधिक में जितने सट्टल मान होगा वो उसका दुर्बल क्षार होगा। यानी कहने का मतलब जितना ज़्यादा होता है वो तो दुर्बल प्रबल क्षार हो जाता है, यानी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो दुर्बल क्षार होगा, चलो थोड़ा ज़्यादा होगा तो दुर्बल क्षार, और बहुत ज़्यादा होगा तो प्रबल क्षार होता है। तो देखिए दुर्बल क्षार यानी 7 से थोड़ा ज़्यादा कौन है, 9 है, कौन सा, 9। तो 9 देखिए ई नंबर का पीएच मान किसका, ई का, तो ई वाला बिलियन होगा चुका दुर्बल क्षार हुआ। तो देखिए 5वां का ई बिलियन है जो दुर्बल क्षार है। तो ये हो गया दोस्तों आपका 8 क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज 8 क्वेश्चन रहने देंगे दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 दोस्तों आपको इसी चैनल पे वीडियो बन के मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।